हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेवाड़ राजवंश हम पढ़ रहे थे और मेवाड़ राजवंश का हिस्ट्री, मेवाड़ का इतिहास का पार्ट 2 है आज। भाग 2। मेवाड़ के सभी शासक एक ही वीडियो में वन शॉट का हम सीरीज चला रहे थे। उसमें हमने मेवाड़ का फर्स्ट भाग कवर कर लिया है, जिसमें हमने लगभग 4 से 5 शासक, जो मेवाड़ के 5-6 शासक ऐसे हुए हैं, उनको हमने लाइन वाइज पढ़ लिया है। जिसमें से बप्पा रावल, जयद्र सिंह, रतन सिंह, इसके अलावा राणा लाखा, मोगल और कुंभा के बारे में मैंने पढ़ लिया है। आज हम सांगा से शुरुआत करेंगे, राणा सांगा की। उसके बाद उदय सिंह वगैरह, महाराणा प्रताप, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं, और लास्ट में राज सिंह के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेवाड़ का इतिहास मैं आपको पहले ही बता दूं, जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहाँ से भी मेवाड़ का इतिहास समाप्त नहीं होगा, और जहाँ हम इस पार्ट को ख़त्म करने वाले वहाँ भी कभी ज़िंदगी में मेवाड़ का इतिहास ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास अंतहीन है। इसको आप जितना पीछे जाओगे उतना ज़्यादा वो आता जाएगा, और जितना लास्ट तक छोड़ते जाओगे वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक इतिहास है। हालांकि इतिहास जो घटित हो चुका होता है, कल जो था वो भी इतिहास ही था, इसलिए हम आज पे कभी नहीं आ पाएंगे इतिहास में। लेकिन जो जहाँ तक राजवंश रहा है बहुत बड़े लेवल पे, उसको हम पढ़ेंगे। फिर जब राजस्थान जब स्वतंत्र हो जाता है भारत में, तो वो इतिहास को हमें नहीं पढ़ना पड़ता है, वो फिर आधुनिक राजस्थान में आ जाता है। तो चलिए, मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे, शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास में मेवाड़ राजवंश के भाग 2 में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ये भाग 2 है मेवाड़ राजवंश का। भाग 2 अगर भाग 1 नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वो देख के आप देख सकते हो। भाग 1 लगभग 30 से 30 मिनट में पूरा कवर करवा रखा है। चलिए, 80 घाव लगने के बावजूद भी जो शासक लड़ता रहा, ऐसी मान्यता है। और राणा सांगा प्रदेश में काफ़ी बहस भी हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, क्योंकि राणा सांगा के जो अस्तित्व पर सवाल किया गया था संसद में। तो एक अभी चर्चा में रहते हैं। तो राणा सांगा बहुत प्रसिद्ध शासक हुए मेवाड़ के, जिनका नाम था संग्राम सिंह। वह उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। राणा संग्राम यानी कि सांगा वो उसके तीनों भाई, यानी कि 4 कुल बेटे थे राणा सांगा के। मतलब राणा सांगा 4 आपस में भाई भाई थे, जिसमें सांगा संग्राम सिंह और उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह भाई मानते थे। तो जाहिर सी बात है, चारों ही उत्तराधिकारी मान रहे हैं, तो फिर लड़ाई तो होगी कि कौन राजा बनेगा। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, परंतु संघर्ष में अंत सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। जीत जाते हैं सांगा साहब। इतिहास में हिंदू पूत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1519 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। हिंदूपत के नाम से हिंदूपत शासक, हिंदूपत राणा सांगा कहा जाता है कि हिंदूपत राणा सांगा, यानी कि हिंदुओं के उद्धारक, हिंदुओं के कट्टरवादी। एक तरीके से मैं कहूँ कि हिंदुओं के बहुत प्रसिद्ध एक तरीके से शासक हुए थे, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध। इनकी उपाधि जरूर याद रखना। राणा सांगा हुए 1509 ईस्वी में, मेवाड़ के शासक बनते 1509 में। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। अलग अलग जो है वो टाइमलाइन होती है। तो इस समय मालवा का शासक नसीरुद्दीन है। एक टाइम पर मालवा का शासक खिलजी भी था। गुजरात का शासक जो है कुतुबुद्दीन भी था, जहाँ पर शासक चल रहा था और संघर्ष हुआ था। और ये संघर्ष हमने जो कुतुबुद्दीन का वगैरह ये इनके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वाले क्लासेस में। 1511 कौन शासक कर रहा था? नासिरुद्दीन शासक कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु को उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। तो एक राजपूत सरदार ने मध्यस्थता निभाई, मेदिनी राय। तो मेदिनी राय वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धोखेबाज रहा होगा, जो राजपूत होने के बावजूद भी महमूद खिलजी की साइड मिल गया और उसने सफलता दिलवाई उस उत्तराधिकार संघर्ष में, क्योंकि 11 में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया, उसके साथ में तो बढ़ गया। कोई आदमी आपको राजा बना रहा है तो वो तो आपके लिए आपको मंत्री बना देगा, अपने सर्वस्व दे देगा, तो बहुत बढ़ गया। अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया, कि मालवा का इनडायरेक्ट अगर कोई मरेगा, मान लो अगर महमूद खिलजी सेकंड की मृत्यु हो जाती है, महमूद खिलजी सेकंड को बनने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर रहा है तो वो मेदिनी राय का रहा है। वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूलर बन गया ऑफ मालवा। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। तो मालवा के कुछ अमीर थे, कुछ जलनखोर होते ही है, तो इस तरीके से मेदिनी राय को भी गुजरात की सहायता से मिल गई। मालवा और गुजरात लगभग
कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे। तो गुजरात क्या था, मिलकर हटा दिया मेदिनी राय को। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। तो देख तरीके से आपको देखो, राणा सांगा को पहले ज्ञात तो था ही कि कितना बड़ा एक तरीके से दोगला रहा होगा कि इसने पहले उस साइड मिला, उससे धोखा मिला, फिर यहाँ पर आ गया, मतलब एक तरीके से शरण ढूंढ रहा है। पहले तो उसके खिलाफ खड़ा हो गया, उसके बाद शरण में चला गया मेदिनी राय, जिससे मालवा मेवाड़ में युद्ध हुआ। तो मालवा मेवाड़ का युद्ध किस लिए हुआ? मालवा मेवाड़ का युद्ध जो है वो मेदिनी राय शरण में चला गया और लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो मेवाड़ चला गया, तो मेवाड़ पर अटैक होना स्वाभाविक है। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। और राणा सांगा जो शासक बनना चाहता था, जो क्या नाम था उनका, मेदिनी राय, अब उसकी बात करेंगे हम। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ। प्रश्न आएगा, मालवा और मेवाड़ में संघर्ष तो था ही, अरे गुजरात में क्यों हुआ? ये गुजरात का संघर्ष कुंभा से पहले वाले टाइम पर भी हुआ था, जिसमें कुतुबुद्दीन और खिलजी था। इस टाइम भी मुजफ्फर और खिलजी सेकंड के बीच, तो गुजरात के बीच में संघर्ष होने के प्रमुख कारण प्रश्न आता है कि राणा सांगा और गुजरात के बीच में संघर्ष क्यों हुआ? वो तो अच्छे थे, उनके बीच संघर्ष क्यों हुआ? तो ईडर का उत्तराधिकार का प्रश्न, ईडर का जो है, ईडर गुजरात में, उसमें उत्तराधिकारी का प्रश्न। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और मतलब उसको जो प्रयास किया, और मालवा को सहयोग दिया, यानी कि मालवा को सहयोग दिया गया। गुजरात ने मालवा को सहयोग दिया। इसके अलावा ईडर का उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए दोनों के बीच झगड़े हुए रहते, मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। इस युद्ध में कोई नहीं जीता। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 1517 में खातौली का युद्ध होता है। 1517 खातौली, एक चंदेरी का युद्ध होगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं। राणा सांगा और बाबर आता है फिर 1526 में। तो इस तरीके से बहुत, हम अब देखेंगे बाबर आने वाला है। तो खातौली का युद्ध किस स्थिति में हुआ? खातौली वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। खातौली प्रेजेंट में कोटा में स्थित है। तो महाराणा सांगा में खातौली के बीच में युद्ध हुआ। दिल्ली का सुल्तान था उस समय इब्राहिम लोदी डायनेस्ट का लास्ट। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर में युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। 2 जगह युद्ध किया। इब्राहिम लोदी को खातौली में हराया, खातौली के बाद बाड़ी धौलपुर में हराया। 2 जगह राणा सांगा को विजय मिली। कहते हैं बहुत सारे युद्ध जीते थे, बहुत सारे गांव आए थे। इस राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर आता है। पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी सबसे हारता फिर रहा है। यहाँ से राणा सांगा से हार गया, वहाँ बाबर से हार गया। 1526 में बाबर आता है दिल्ली पर। अब बाबर की नजर डालने का राणा सांगा पर, बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, अभी भारत में हुई थी कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था युद्ध के लिए, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद है। इस पर आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इतिहास क्या कहता है? इतिहास दोहरी साइड अपनाता है। बहुत ज़्यादा एविडेंस हमें कुछ भी किसी की साइड के नहीं मिलते। तो बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। अब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है और बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था। राणा सांगा ने कहा था कि जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, लेकिन सांगा ने तो कोई मदद नहीं की, क्योंकि आप मेरी बात सुनो, बाबर की सहायता ना तो राणा सांगा ने की, और राणा सांगा इब्राहिम लोदी की तो करने वाला है नहीं। तो राणा सांगा ने कोई मदद नहीं की, तो इसलिए उसकी आरोप की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली महत्वाकांक्षी थे। दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में राणा सांगा पराजित हुआ, तो खानवा का युद्ध जो है वो राणा सांगा हार जाते हैं। पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित कर दिया। सीक्वेंस पूछे जाएंगे कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। मेरी बात सुनो, पहला इस राणा सांगा के टाइम का जो युद्ध है उसमें आपको 1509 के बाद जो शासक बनते हैं, तो पहला युद्ध लड़ते हैं खातौनी का युद्ध। खातौली कोटा जिले में स्थित है। खातौली एंड बाड़ी के बाद जो खातौली एंड बाड़ी में साथ में लड़ते हैं, तो खातौली और बाड़ी 1517 की बात है। 1517 एंड बाड़ी का जो युद्ध है, बाड़ी धौलपुर में, एक कोटा में एक धौलपुर में, ये 1517 में युद्ध है। देन इसके बाद जो है हमारा खानवा की युद्ध होता है। खानवा में बाबर जो है वो जीत जाता है। तो खानवा के युद्ध में बाबर जीतता है। इन दोनों युद्ध में हमारे राणा सांगा जो है विजयी रहते हैं। राणा सांगा का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन खानवा का युद्ध में बाबर जीतता है। इससे पहले 1526 का युद्ध भी हुआ था। 1527 में फिर बयाना का युद्ध होता है, उसने बाबर की सेना को पराजित किया। तो ये 1 बाय 1 सीक्वेंस चल रही है। इसमें खानवा के युद्ध में बाबर जीतता है, लेकिन 1517 में, यानी कि खातौली के 10 साल बाद 1527 में बयाना भरतपुर का युद्ध होता है, जिसमें बाबर हार जाता है। बाबर को परास्त मिलती है और राणा सांगा जो है हमारे जीत जाते हैं।
तोप खाने एवं क्योंकि जीतने का एकमात्र कारण था बाबर को टेक्नोलॉजी आ गई थी सबसे जो आप तरीके से आपको पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का एकमात्र कारण ही टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो युद्ध में कौन सी तुलुगमा पद्धति लेकर आए थे, तोप खाना। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उस युद्ध के दौरान उस पर दूर ले जाया गया, तो राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिया बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया कि मैं अपने पराजय में मर जाऊंगा पर चित्तौड़ तो नहीं लौटूंगा, हार गया। क्योंकि यार राजपूत शासक को पराक्रमी होते थे, वो हार जाना मर जाना पसंद करते थे, लेकिन युद्ध में पराजित होना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राणा सांगा उनमें से एक थे। 1527 में युद्ध होता है खानवा के युद्ध में, तो याद रखना खानवा का ही वो युद्ध था जिसमें राणा सांगा बहुत घायल हो जाते थे। तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, राणा सांगा को विष दे दिया। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ लौटने से मना कर दिया, तो जो सामंत थे, क्योंकि सामंत अपनी जमीनें बचाएंगे, अपने को बचाएंगे, तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मानते हैं कि राणा सांगा को जहर दे दिया। कोई सबूत हमें नहीं मिलते इसके, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थित है। मांडलगढ़ दौसा बसवा में सांगा की मृत्यु हो जाती है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो है वो सांगा की समाधि स्थल है। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1509 से 1528 तक का शासन रहा है, 9 से 28 तक, और 1528 तक 30 कौन सा मार्च था ये, 30 जनवरी को जो है राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा के टाइम के युद्ध याद रखना, क्रम वाइज याद रखना। 1517 में खातौली, पहले खातौली बयाना का युद्ध बाद में आएगा, पहले खातौली बाड़ी, देन बाद में आएगा खानवा का युद्ध जो 1517 के 27 के बाद में, जब बयाना का युद्ध 1527 में, देन 28 में इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। पराक्रमी शासक राणा सांगा ये है। एक इनके बारे में याद रखना, लोक देवता का क्रम भी अगर हम देखते जाए तो राणा सांगा 1509 के आसपास शासक बने थे। उस टाइम राजस्थान में लोक देवता देवनारायण जी का प्रचलन था, क्योंकि प्रचलन था का मतलब उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा था, उनके समकालीन नहीं थे। तो मानना जाता है कि राणा सांगा के आराध्य जो देव थे, हालांकि वो पूजा मतलब उनके जो कुल देवता तो बप्पा रावल वगैरह उनकी वो पूजा करते थे एकलिंग जी का, लेकिन राणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी थे लोक देवता। तो ऐसे कॉन्टेम्पररी प्रश्न पूछे काफ़ी बार आया हुआ है देवनारायण जी, उन्होंने मंदिर भी बनाया था देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, आराधना करते थे। ये है राणा सांगा। युद्ध करते हुए बहुत पराक्रमी शासक। नेक्स्ट वी हैव टू मूव राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से बस 3 साल में वो उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। ये 2 शासक और बने थे, डायरेक्ट उदय सिंह मत इंक्लूड कर देना। 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 28 मृत्यु होती है। 28 से 31 के बाद रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद विक्रम सिंह। रतन सिंह देखो, राणा सांगा विक्रमादित्य, राणा सांगा रतन सिंह, राणा सांगा रतन सिंह विक्रमादित्य, देन वी हैव टू मूव उदय सिंह। उदय सिंह 1537 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह अपने पुत्र को मारकर अपने अब एक राजस्थान का सबसे बड़ा बलिदान कहा जाता है पन्नादाई का बलिदान, तो अपने खुद के बेटे को बलिदान देकर उदय सिंह को बनाया। फिर इससे बड़ा उपलब्धि क्या ही होगी, जहाँ लोग शासक बनाने के लिए मार देते हैं, जहाँ अपने बेटे को मारकर बनाया, तो ये तो राजस्थान से बड़ा माना जाता है। उदय सिंह को बनवीर से बचाया था, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1530 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। यही का मतलब यहाँ कुंभलगढ़ के किले में राज्याभिषेक, तो उदय सिंह का राज्याभिषेक 1536 में हुआ था। 1540 में मावली के युद्ध में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ का प्रत्येक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त कर दी। आखिर बदला ले ही लिया। जो मारना चाहता था उदय सिंह को, वो क्या नाम था उसका, बनवीर, उस बनवीर को 1530 में मावली के युद्ध में मार दिया गया। मावली का युद्ध 1540। अगेन युद्ध का क्रम याद रखना, 1540 मावली का युद्ध। ये जो सीक्वेंस है इसको भूलते मलने मत देना। फिर मावली का युद्ध आएगा, मावली का यहाँ लाना कि राणा सांगा से कोई संबंध नहीं है। मावली का युद्ध 1540 में हुआ था। 1527 में बयाना का युद्ध, 17 में खातौली का बाड़ी का युद्ध, और खानवा का युद्ध 27 में, और 40 में हुआ था मावली उदयपुर का युद्ध, जिसमें इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि की उदय सिंह ने बलवीर को हरा दिया। नगर आकर उसे उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर राजधानी बनाया। आज जो उदयपुर विश्व विख्यात है, वो उदयपुर किसने बसाया? उदय सिंह ने बसाया। उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, सबको पता है, लेकिन 1559 में बसाया था। उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में। यहाँ उसने उदय सागर झील, मोती मगरी, सुंदर महल का निर्माण कराया। उदय सागर झील, बहुत सारी झील उदयपुर में, उदय सागर झील, मोती मंगरी का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1567 में
अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जहाँ पर वो साका होता है थर्ड वाला। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा भारत जयमल फत्ता नामक और दो सेनानायक को सौंपकर पहाड़ियों को चला। गोरा बादल अलग है, गोरा बादल रतन सिंह के टाइम की, और जयमल फत्ता को सौंप कर चला गया उदय सिंह। ऐसा माना था कि उदय सिंह भाग गए थे। अब अलग तरीके से कई कुछ मानते हैं वो छुपे रहे थे, अंत तक छुपे रहने के बाद फिर वो मर जाते हैं। इस तरीके से अकबर ने अटैक किया 1567 पे, तो जयमल फत्ता दो सेनानायक को सौंप दिया, उदय सिंह जो है पहाड़ी में चला गया। ऐसा मानते हैं। किले की रक्षा के दौरान जयमल फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां लगाई। अकबर क्या हुआ, अगर मुझे पर्सनली बोला था कि मुगलों में सबसे ज़्यादा मतलब कोई दिमाग वाला था, कोई इतना भी जो ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं था, पहली बात तो ये। लेकिन अकबर कॉम्पिटिटिवली उनसे थोड़ा कम था। अकबर थोड़ा प्रभावित रहता था चीज़ों से। अकबर हिंदुओं के त्योहारों से उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, इसीलिए उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, मुसलमानों से, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था हिंदुओं से। तो अकबर काफ़ी थोड़ा प्रभावशाली शासक रहा था, जिसको हिंदुओं ने इफेक्ट किया। तो जयमल फत्ता की वीरता से आप सोचो, जो युद्ध कर रहा है वो खुद उसकी मुक्ति, उसने जो है वो आगरा का किला मूर्तियाँ लगा दी राणा उदय सिंह के टाइम। ये है राणा उदय सिंह। अलग अलग उदय सिंह भी, राणा उदय सिंह सेकंड होते हैं 1532 से 72 तक, 72, ये 37 के टाइम। और ये महाराणा उदय सिंह बहुत फेमस है, उदयपुर जिले का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप, इनके बारे में बिना पढ़े आप कहीं भी जा नहीं सकते। तो 1540 वो सन आता है। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, सीक्वेंस क्या थी। हम महाराणा प्रताप पर कैसे पहुंचे। फर्स्ट हमने पढ़ा बप्पा रावल, सबसे पहले बप्पा रावल, हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। फिर जयद्रथ सिंह, फिर जयद्रथ सिंह के बाद हमने रतन सिंह, रतन सिंह के बाद राणा लाखा, राणा लाखा के बाद हमने पढ़ा था राणा मोकल, मोकल के बाद हमने कुंभा पढ़ा था, कुंभा पढ़ा था। कुंभा के बाद जो हमने शासक अभी पढ़ा था आते ही, उसके बाद में हमने सांगा पढ़ा। सांगा के बाद में ना, सांगा के बाद में एक तो बने थे रतन सिंह, वापिस रतन सिंह 28 से 31 तक, और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद जो है, विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह, उदय सिंह के बाद उनके बेटे बनेंगे महाराणा प्रताप, और प्रताप के बाद फिर अमर सिंह, राज सिंह, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। 1540 को 9वीं कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा जय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जगमाल को। फिर प्रताप कैसे बने थे महाराणा प्रताप, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आप सोचो, उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया, सरदार स्वीकार क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो भाग गए थे उदय सिंह, तो वो वहां पर ऑर्डर दे रहे, तो वो बनेंगे क्या। और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। सबसे अच्छी बहादुरी रही होगी कि जो प्रताप को बनाया, जगमाल को नहीं बनाया। इसी समय दिल्ली पर आया अकबर। अकबर और प्रताप कॉन्टेम्पररी थे, समकालीन थे। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या फिर स्वतंत्रता अस्तित्व अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संघर्ष करें। तो क्या आपको लग रहा है एक राजपूत शासक, एक महाराणा प्रताप जो शौर्य के प्रतीक है, वो कभी अधीनता स्वीकार करते, जिंदगी में नहीं करते। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंत और भीलों को एक गुट बनाया। सामंत और भील, महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनमें उनके संगठन में कोई जातीय विषमता नहीं थी। भील भी उनका नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ तक कि घास की रोटियां उन्होंने खाई थी साथ में मिलकर। तो एक सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप है, जहाँ पूंजा भील भी इसी में शामिल होते हैं। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर सम्मान को बढ़ाया कि भीलों को हम हमेशा पीछे क्यों रखेंगे, इनको हम उच्च पद देंगे। और ये मेवाड़ शासक का सबसे बड़ा, राजस्थान के सबसे बड़ा इतिहास, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह मेवाड़ को अपना अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए 1572 में, ठीक है। तो अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को हड़पना चाहता था, उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 76 के मध्य उसने 4 JBMT, ये JMBT क्या है, देखो RPSC हजारों एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनको क्रम से जमाने का। JMBT में आपको बताता हूँ JMBT क्या है। JMBT, जलाल खां,
JMBT 1572 72 के दिसंबर नवंबर के आसपास भेजा था जलाल खां को। BM पे मान सिंह को भेजा था, भगवंत दास को, टोडरमल को। ये सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले जलाल खां को, दूसरे नंबर पे मान सिंह को भेजा, तीसरे पे भगवंत दास को, 4 पे टोडरमल को। बारी 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 अकबर ने शिष्टमंडल महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए भेजा गया 72 से 76 तक। टाइम इसमें इस बुक में नहीं दिया, लेकिन वो भी याद रखना। 73 के जनवरी फरवरी में वो भेजा जाता है, फिर दिसंबर के टाइम से इनको भेजा जाता है, फिर 74 75 इस तरीके से जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। JMBT सीक्वेंस मस्ट फॉलो। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत टोडरमल को नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा संधि करने से चारों में रुचि नहीं दिखाया, तो मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 76 में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की शुरुआत तो अजमेर पहुंचा। अकबर हमेशा चिश्ती के यहाँ जरूर जाता था, तो अकबर पहुंचा। वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। मान सिंह ऐसा गद्दार माना जाता है जो अकबर के विरुद्ध था, और हकीम खां सूरी मुस्लिम होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप के पक्ष में था। महाराणा प्रताप के टाइम चंदावल दस्ता, हरावल दस्ता था, ये भी याद रखना। ये महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध करते हुए बहुत फेमस मेवाड़ के शासक हुए महाराणा प्रताप। ये देखो, इसके बाद में ये जो युद्ध कर रहे हैं 18 जून 1576, कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। 18 जून 1576 ये तिथि कुछ 21 भी मानते हैं। खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, हल्दीघाटी के युद्ध से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल यानी कि सेना का अग्रिम दस्ता, हरावल दस्ता देखो, अग्रिम दस्ता, हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे से हकीम का सूर कर रहा था। मुगल सेना का हरावल आगे का नेतृत्व कर रहा था जगन्नाथ कछवाहा। हकीम का सूर एक तरफ, जगन्नाथ कछवाहा। प्रताप के जीवन को संकट इस तरीके से हमारा प्रताप के जीवन में चंदावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी याद रखना। और उसका चंदावल दस्ते का मान सिंह। युद्ध भी प्रताप के जीवन को संकट देकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। तो प्रश्न है, किस शासक ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया? किस शासक ने प्रताप का मुकुट धारण करके, कि वे प्रताप आ गए हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रताप का मुकुट धारण करके एक तरीके से दिखाने के लिए, तो वो था झाला बीदा। पृष्ठभूमि से प्रताप को दूर भेज दिया, प्रताप को बचाने के लिए। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, ना कोई हारा ना कोई जीता। कुछ लोग बोलते हैं कि मुगल जीत गए, कुछ लोग बोलते प्रताप जीत गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को एक आग थी, मेवाड़ की आग, कुंभलगढ़ किले को वो बैठ के देख रहे थे, परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल खमनोर का युद्ध। प्रश्न आएगा, अबुल फजल कहता है खमनोर का युद्ध, क्योंकि खमनोर के पास में था। बदायूनी ने अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध, क्षेत्र वाइज कि गोगुंदा के पास लड़ा गया, गोगुंदा का युद्ध। खमनोर का युद्ध अबुल फजल, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी, और जेम्स टोड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा था। हल्दीघाटी को मतलब हल्दीघाटी नहीं थी, देखो हल्दी का नाम यहाँ पर ऐसा नहीं कि हल्दी थी, हल्दी की मिट्टी भी नहीं थी। ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित पुरुषा लड़ पड़ी थी, ऐसा कारण माना जाता है। अजूबा भारत में डॉक्टर महेंद्र बानावत। ये हमने कभी नहीं देखा था कि हल्दी घाटी के युद्ध, कुछ लोग बोलते हैं कि हल्दी जैसी मिट्टी थी, हल्दी जैसी घाटी थी, इसलिए हल्दी घाटी नहीं, ना तो वहाँ मिट्टी ऐसी थी, तो फिर हल्दी घाटी क्यों आ गया? क्योंकि कुछ नवविवाहित महिलाएं पुरुष भी आ गई थी, पुरुषों के वेश में लड़ पड़ी। 1576 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में शाहबाज खां, उसके बाद में 85 तक अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। कुंभलगढ़ दुर्ग में 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां अटैक करने में सक्सेस रहता है शाहबाज खां। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया, तो दिवेर का युद्ध 1578 में होता है। हल्दीघाटी का 76 में, दिवेर का युद्ध 1578 में। दिवेर हल्दीघाटी के पास का क्षेत्र है, दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को तो मैराथन भी बोला जाता है, मेवाड़ की मैराथन, थर्मोपली। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरीमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। मतलब जो है परलोक पहुंचा दिया, मतलब मार दिया एक ही बार में। पुत्र अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर एक सूबेदार तैनात था शेरीमा सुल्तान खां। शेरीमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर की मेवाड़ को मैराथन कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसके बीच में हुआ था? जिसमें शाहबाज खां प्रमुख था
मेवाड़ के दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक तरीके से मैं बताऊँ तो एक तरीके से महाराणा प्रताप का कोई रोल ज़्यादा रोल नहीं था दिवेर के युद्ध में, लेकिन शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अटैक कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरुद्ध दिवेर का नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया था 1582 में। 1582 में युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, करेक्ट करना 1582 इस तरीके से हुआ। 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 85 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलिगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, एक सबको याद रखना, चावंड को सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाड़ोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। चावंड के पास बड़ोली गांव में बाड़ोली बाड़ोली एक बाड़ोली के शिव मंदिर भी है। प्रताप के समय में कर्नल टोड लिखते हैं, याद रखना, कर्नल टोड लिखते हैं, अंग्रेज है ये लिख रहा है, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी। आल्प्स पर्वत विदेश में एक पर्वत है। आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप में किसी न किसी वीर कार्य से उज्जवल विजय आदि कीर्ति पराजय से पवित्र न हुई हो। प्रताप का कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि आल्प्स पर्वत के समान ऐसी कोई भी घाटी नहीं थी जो प्रताप के शौर्य, पराक्रम, विजय, उनकी कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। बहुत खतरनाक प्रश्न छपेंगे यहाँ से। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहलाती है और दिवेर का मेवाड़ का मैराथन है। ये है मेवाड़ के पराक्रमी शासक महाराणा प्रताप। कैसा लगा ये वाला महाराणा प्रताप का? अमर सिंह, राणा अमर सिंह छोटा सा है, महाराणा प्रताप के पुत्र, 1597 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत से मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रताप मर गए तो मुगलों में शक्ति आ गई। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। तो जहांगीर खुद अजमेर आता है 1613 में, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर आ जाता है। तो मेवाड़ का अभियान का नेतृत्व की, मेवाड़ पर अटैक करने की जिम्मेदारी है शाहजादा खुर्रम की। उस समय अमर सिंह है, उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ में हत्या हिंसा कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों में उब गए थे कि अब कितने युद्ध करेंगे, तो उन्होंने जहांगीरें भी वीरान हो गई थी, तो उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। कुंवर कर्ण सिंह थे कि आप अमर सिंह प्लीज़ मुगलों से संधि कर लो, हम उब चुके हैं युद्ध से, अब हम नहीं मरना चाहते। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह झुक गए। किस कारण से? सरदार के दबाव के कारण। मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी 1615 मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच। ये जहांगीर अकबर के बाद वाला है और अमर सिंह मेवाड़ के पुत्र है, महाराणा प्रताप के पुत्र है अमर सिंह। इनके बीच में मेवाड़ मुगल संधि होती है 1615 में। तारीख याद रखना, क्योंकि एकमात्र कारण था दबाव, बाहरी दबाव। इस प्रकार 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ, संधि हो गई। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है कि उसने जो अकबर नहीं कर पाया वो जहांगीर मानता कि मैंने मेवाड़ जीत लिया, लेकिन सच में मेवाड़ कभी जीता जाता ही नहीं था और वह संधि के कारण शांत हो गया था, कुछ सामंतों के कारण उब गया था, लेकिन मेवाड़ कभी जीता नहीं जा सका। क्योंकि जहांगीर मन में खुश हो रहा होगा कि मेरी सफलता है, लेकिन अमर सिंह की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उन्हें झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। ये थे राणा अमर सिंह। इनकी कार्यकाल की सबसे बड़ी बात, अमर सिंह कार्यकाल से सबसे बड़ी बात मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि मतलब शांत करवा दिया इन्होंने मेवाड़ मुगल संघर्ष। तो मेवाड़ मुगल की संधि हुई थी 1615 में। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यही है। महाराणा राज सिंह 1652। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। राज सिंह ने कहा कि मैं तो चित्तौड़ की मरम्मत करूंगा, लेकिन मुगल सम्राट ने 1615 में की मेवाड़ मुगल संधि की शर्त के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। यहाँ पर भी अलग ही चल रहा है, इनकी अलग ही नाटक है। मेवाड़ मुगल संधि में दरअसल शर्त ये थी कि कोई भी मेवाड़ के मतलब हमारे इसमें कोई ना तो उसको कोई ना तो आप अपनी तरफ से हाथ लगाओगे ना हम अटैक करेंगे। मतलब कोई भी मेवाड़ मुगल संधि जो शर्तें थी कि आप कोई मरम्मत नहीं कर सकते, किसी का जो धरोहर है हमारी जो हमारे अधीन है उसको आप ना तो हम अटैक कर सकेंगे ना तुम कर सकते हो। लेकिन राज सिंह ने कहा कि मैं तो मेवाड़ की मरम्मत करूंगा। अच्छा विचार था बेचारे का। तो लेकिन मुगल सम्राट ने कहा 1615 में जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन है। उस समय जहांगीर हट चुका था, तो उसने चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए कि चित्तौड़ को ढहा दो, हटा दो चित्तौड़ के दुर्ग को। आज जो चित्तौड़ दुर्ग है उसको 30,000 सैनिक के साथ सादुल्ला खां भेजा। सादुल्ला खान नेतृत्व कर रहा था। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। राज सिंह ने कहा कौन इनसे भिड़ेगा,
मेरे दादा पढ़ता था तो सारे मर गए, इनसे लड़ धड़ कर, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हट ही जाता हूँ, पीछे हट गए। मुगल सेना कंगूर एवं बुर्ज गिरा कर लौट गई। पीछे हट गई तो मुगल सेना भी अपनी वादे की पक्की थी, बस कंगूरे गिराए, बुर्ज गिराए, फिर वहाँ की सेना हट गई तो वो भी पीछे हट गए। 58 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। 1658 में मुगल शहजादों में युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता, कि वो सोचता कि दोनों ही कोई भी खड़ा होगा, कोई भी बनेगा शासक, हमारे लिए तो खतरा ही रहेगा। तब महाराणा टाल मटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना, अब औरंगजेब सबसे क्रूर शासक माना जाता है, तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे कि अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मुगल शासक बने और मेवाड़ से अच्छे संबंध है। मेवाड़ के लिए तो लोग मरते थे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया। 6,000 जात का मतलब एक मुद्रा, एक राशि, एक सिक्के के प्रकार की मान सकते हो। 6,000 का मनसब, एक जात व मनसब प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी का चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, चारुमती से विवाह करके राज सिंह ने 1669 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। यहाँ अलग ही चल रहा है इनके, लड़की बीच में आ गई है साहब। औरंगजेब पसंद करता था राजकुमारी चारुमती को, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। तो प्रश्न आएगा, राजकुमारी चारुमती को कौन चाहता था, जिसको बाद में उसको विवाह होने के बाद संघर्ष छिड़ गया? राज सिंह। अब एक लड़की के लिए युद्ध होगा और वो राजकुमारी थी किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, जो औरंगजेब विवाह करना चाहता था, करने ही वाला था कि राज सिंह ने 1669 में कर दिया। अब औरंगजेब गुस्सा हो गया। औरंगजेब ने 1679, 10 साल बाद औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया कि जजिया कर मत लगाओ, हिंदुओं से टैक्स मत लो। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर, अब मुगल मेवाड़ के बाद मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया कि हम तो मुगलों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। तो राज सिंह का कार्यकाल भी अच्छा ही था। राज सिंह ने क्या किया, चित्तौड़ की मरम्मत का सोचने का काम किया, लेकिन हो नहीं पाए। 58 में शहजादों का युद्ध छिड़ा था, तो राज सिंह ने किसी के पक्ष में भाग दे नहीं लिया। औरंगजेब शासक बना तो थोड़ा अच्छे संबंध है, तो 6,000 का जात व मनसब प्रदान किया गया। किंतु राजकुमारी चारुमती जी ने जब उसने विवाह कर लिया राज सिंह के बारे में, तो विवाह करके अप्रसन्न कर दिया। फिर 79 में एक तरीके से जजिया कर लगाने का विरोध किया था। ये है राज सिंह। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी, सबसे इंपॉर्टेंट राज सिंह की 2 राज प्रशस्ति और एक है राजसमंद झील। गोमती नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी का पानी राजसमंद में रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से। कोई पर्यटकों के लिए आज जो घूमते हैं उसके लिए नहीं, बेचारा उसने अकाल प्रबंधन को रोकने के लिए था। तो इस झील का उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर एक राजसमंद झील है। इस राजसमंद झील के एक उत्तर में एक स्थान है, एक राजसमंद झील के उत्तर में स्थान है जिस पर 9 चौकी है। उस 9 चौकी पर बहुत बड़ी बड़ी है राज प्रशस्ति उसने लिखाई है। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख किसना है? राज सिंह। तो राज सिंह राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। रणछोड़ भट्ट, परीक्षा में आता है, रणछोड़ भट्ट ने कौन सी रचना की थी? राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट ने की थी रचना संस्कृत में। अक्सर प्रशस्तियां संस्कृत की थी, राजस्थान की। राज प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई थी रणछोड़ भट्ट द्वारा, लेकिन किसके शासनकाल में? देखो, रणछोड़ भट्ट, राज सिंह, तो राज प्रशस्ति संस्कृत में। राज प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिला पर खुदी हुई है। 25 काले संगमरमर की, इतनी बड़ी। देखो, एक संगमरमर की शिला बहुत बड़ी होती है, लेकिन 25 गुना उसका खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसी दिखती है राजसमंद झील और राज प्रशस्ति, जो कि ये है महाराज सिंह। अच्छे थे, जजिया कर का विरोध किया। क्या नाम था, औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने थोड़ा किया, फिर चारुमती से विवाह कर लिया, तो थोड़ा संघर्ष छिड़ गया। ये है दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। 25 संगमरमर पर खुदी हुई है। ये ऐसे देखो, ये संगमरमर है, ऐसे 25 काले संगमरमर पर खुदी हुई है राज प्रशस्ति 25। और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और रणछोड़ भट्ट इसको लिख करते हैं। ये है हमारी राजसमंद झील, महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित। आज जो आप टूरिस्ट समझते हो, उस समय उस राजा ने कितनी मेहनत करके बनवाया होगा। आप देखो, बस ये आज घूमने का एक स्पॉट बन गया है, लेकिन उस समय इसका निर्माण करने का एकमात्र कारण आपदा प्रबंधन करना था, कि लोग भूखे नहीं मरे, पानी की समस्या को लेकर नहीं मरे। और आज ये झील अपने पर्यटक के लिए, टूरिस्ट के लिए सारे क्षेत्र को आकर्षित करती है, राजसमंद झील।
राजसमंद में स्थित महाराणा राज सिंह धर्मजय। ये था मेवाड़ का इतिहास। बहुत बड़ा इतिहास है। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि राज सिंह का जो शासनकाल है, ऐसा नहीं कि 1680 में ख़त्म हो गया। अब 1680 में हम गोहिल वंश के बारे में पढ़े थे। गोहिल वंश के अंतिम शासक मान सकते हैं आप। इस तरीके से ये ख़त्म हो गए। तो मेवाड़ का इतिहास में यही इम्पोर्टेंट थे। अब जो हम मारवाड़ का राठौड़ वंश शुरू करेंगे, मारवाड़ का राठौड़ वंश, तो उसमें हम चीज़ें कवर करेंगे 35 मिनट की इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेवाड़ का भाग 2 भी हमने ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले आज हम देखो पूरा मैं एक बार मैं मुंह पर बता दूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा बप्पा रावल, देन जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। आज के पार्ट में हमने पढ़े थे राणा सांगा। आज के पार्ट में हमने राणा सांगा पढ़े। देन राणा सांगा के बाद जो वो शासक बनते रतन सिंह, जो कि 1528-31 और विक्रमादित्य, 2 बने थे। इनका जिक्र इस किताब में इतना नहीं किया है, रतन सिंह और विक्रमादित्य। देन हमने राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान के रूप में प्रसिद्ध थे। उदय सिंह के बाद हमने महाराणा प्रताप का बलिदान पढ़ा पूरा। महाराणा प्रताप के तुरंत बाद जो शासक बने उनके बेटे अमर सिंह के बारे में पढ़ा, फिर राज सिंह के बारे में पढ़ा। ये था राजस्थान का इतिहास भाग 2, मेवाड़ का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।